आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस पीक्यूआरएस सेशन में हम एक बहुत ही टफ सेट लेके आए हैं। टफ सेट रहेगा बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसमें यह सिखाने की कि टफ वाले को आसानी से कैसे सॉल्व करें। दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी इसमें कि सेंटेंसेस की लेंथ लंबी है, जैसे कि सीजीएल मेंस 2022 में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इन दोनों को क्लब करते हुए ये सेट में लेके आया हूं। अब देखो बात हुई क्या कि टफ वाला मैं सॉल्व तो कर लेता हूं, ठीक है, बट कभी एसएससी में टफ वाला इतना पढ़ाना पड़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाना पड़ा? क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर हुआ क्या, जब मैं सारा अपना कंटेंट देख रहा था तो मुझे लगा कि मान लो एसएससी ने अब लंबा देना शुरू कर दिया है क्वेश्चन, जिसमें सेंटेंसेस लंबे हैं। अब कल को उसने पूरा का पूरा सेट ही टफ बना दिया, 2-3 टफ क्वेश्चन डाल दिए, तो मुझे अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं चाहिए कि कोई मुझे बोले कि सर आपने तो टफ वाला कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तो सिखाया ही नहीं। तो इसी से बचने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जैसे कि मैं ये डंके की चोट पे कह सकूं कि मैंने पूरा पढ़ाया है और आप भी ये कह सको कि आपने पूरा पढ़ा है। आप भी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में कमी ना महसूस करो अपने पीक्यूआरएस के सेशंस में। अब देखो सामने आपके क्या लिखा है, स्टेप्स लिखे हैं, अप्रोचेस लिखे हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। आप जाके वहां पे देख लेना, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो कि एलिमिनेशन क्या है, सेंटेंस लिंक क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रांजिशन, वर्ड रेफरेंसेस, ये सब ओवरऑल बेसिकली जो भी है आप पुराने वीडियो में जाके पढ़ के समझ सकते हो। तो हम सीधे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे और टफ को आसान बनाने की प्रक्रिया यहां से चालू करेंगे। चलो पहला क्या कह रहा है, 5 सेंटेंस हैं हमारे पास, ठीक है, एग्जाम में तो 4 ही आते हैं, 5 भी देख लेते हैं, अपने को अच्छा ही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ऑप्शंस के पास जाते हैं। ऑप्शन के पास गए, ऑप्शन से पूछा भाई साहब आपके हिसाब से क्या जरूरी है, ओपनिंग कौन सा होगा? तो ऑप्शन ने कहा देखो या तो ए होगा या तो बी होगा। इतना तो क्लियर है क्योंकि ऑप्शन कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ऑप्शन ने हमें इतना बता दिया कि ऑप्शन में ए या बी से शुरू होना है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। अब ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर सेंटेंस के लिंक ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। Scientists have for the first time managed to edit genes in a human embryo to repair a genetic mutation, fueling hopes that such procedures may one day be available outside laboratory condition. साइंटिस्ट ने पहली बार मैनेज किया है कि वो जीन्स को एडिट कर दे ह्यूमन एम्ब्रियो में, जैसे कि वो जेनेटिक म्यूटेशन को रिपेयर कर पाए, जिससे नई उम्मीदें जगी हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये लेबोरेटरी के बाहर आम जनता को भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमें सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आया कि बड़ा ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, इसमें हमें ऐसी कोई हिंट नहीं मिली जिसमें रेफरेंसेस हो, ठीक है, कोई नाउन प्रोनाउन रेफरेंस हो, कोई ट्रांजिशन वर्ड हो, बड़ा जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। तो यानी ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। हमने क्या किया, इसको हमने हमारा टिक और होल्ड पे रख दिया कि ओपनिंग आप हो सकते हो, ठीक है। बी के पास गए क्योंकि ऑप्शन ने कहा बी हो सकता है। द कार्डियक डिसीज causes sudden death in otherwise healthy young athletes and affects about 1 in 500 people overall. कह रहे द कार्डियक डिसीज। मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने देखा द लिखा है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने देखा द लिखा हुआ है तो मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, मैक्सिमम एकदम 100% नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम केस में जब भी द लिखा मिल जाए किसी चीज के सामने तो वो क्या हो गया, डेफिनेट। अब डेफिनेट हो गया तो उसके पहले उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ कार्डियक डिसीज है। एक काम ये कर सकते हो कि तुम बाकी सेंटेंस को एक बार स्कैन कर लो, देखो कहीं कार्डियक किसी डिसीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैं काम कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। करेक्टिंग द म्यूटेशन इन द जीन वुड नॉट ओनली एंश्योर दैट द चाइल्ड इज हेल्दी बट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेशन टू फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ म्यूटेशन को एडिट करने की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिसीज के बारे में बात नहीं हुई है। इट इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ पर्टिकुलर जीन and a child will suffer from the condition even if it inherits only one copy of mutated gene. तो यहाँ पे भी ये बात कर रहा है कि it is caused, कि it कोई बीमारी होगी जो कि हो रही है किस वजह से, म्यूटेशन की वजह से, और चाइल्ड सफर करेगा अगर वो इनहेरिट कर लेता है अपने पेरेंट से, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है जीन में। फिर इन रिजल्ट्स अनाउंस्ड इन द नेचर दिस वीक, मतलब नेचर प्रॉपर नाउन है, कैसे पता, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो प्रॉपर नाउन, किसी चीज का नाम है, तो हो सकता कोई मैगजीन हो, अखबार हो। In results announced in Nature this week, scientists fixed a mutation that thickens the heart muscle, a condition called hypertrophic cardiomyopathy. अब हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, ये कोई बीमारी का नाम है जो कार्डियो से रिलेटेड है, कार्डियक रिलेशन है कोई भी, तो ये डिजीज का नाम है।
ठीक है, और यहाँ पे डिसीज के बारे में बोला है, तो यानी ई जो है उसके बाद ही बी आएगा, ई के बाद बी आएगा, इतना क्लियर है। ए हमको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया, ए हमको ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या हमें कुछ हिंट मिल रही है। ए आया और ई के बाद बी आया, ये हम होल्ड पे रख सकते हैं। इसको हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि बी हमारा ओपनिंग नहीं हो रहा है। इसमें ए पहले आया, बी बाद में आया, बी पहले आ गया, ई बाद में आया, तो ई बी हमने देखा कि ई के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ई नहीं आएगा। तो ये तीनों हो गए खत्म, अपना ऑप्शन बचा एक, और ए को हम मार्क कर देंगे। हमें स्मार्टली सॉल्व करना है PQRS, अगर हमारा टफ आ जाए या फिर हमारा लेंदी आ जाए। और सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया। पहले वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, फिर मल्टीपल लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लास्ट में आप RC पैसेज सॉल्व करते हो। तो इसको आखिरी के लिए बचा के रखना, बीच में कहीं खो मत जाना इसको सॉल्व करते हुए। ये मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन या स्ट्रॉन्ग एडवाइस मान के चलना, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन हमने केवल इतने से तरीके से सॉल्व कर लिया, हमें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी आप लॉजिकल फ्लो चाहते हो तो आप डी और सी को भी इसके आगे पढ़ सकते हो। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम आपके लिए है कीमती। आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले आया 5 हमारे पास स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट में हम गए ऑप्शन के पास, ऑप्शन से पूछा भाई साहब आपके पास क्या है, आप उन्होंने कहा हमारे पास ए है और बी है, यानी सेंटेंस या तो ए से शुरू होगा, सेंटेंस या तो बी से शुरू होगा, इतना क्लियर है। तो ए पढ़ लेते हैं, बी पढ़ लेते हैं। ए पढ़ना शुरू किया हमने। दिस हैज ह्यूज इंप्लीकेशंस फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। यहीं पढ़ के मैं यहीं रुक जाता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पे आ गया दिस। अब दिस क्या है? दिस हैज ह्यूज इंप्लीकेशन, यानी इसके इंप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़े हैं। अब किसके इंप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग है, कितने बड़े, बहुत बड़े हैं, बहुत ह्यूज है, हमें तो पता नहीं। जब हमें पता नहीं तो हम पैराग्राफ शुरू कर सकते नहीं है। शुरू नहीं कर सकते हैं तो ए वाले ऑप्शन में यहां से हटा दूंगा और हम इसको यहां से हटा देंगे। बचता है हमारे पास बी, तो बी को हमने ओपनिंग मान लिया। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। The placebo effect is when an individual's medical condition or pain shows signs of improvement based on a fake intervention that has been presented to them as a real one and used to be regularly dismissed by researchers as a psychological effect. ये प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है, कह रहा है ये जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ये तब होता है जब किसी इंडिविजुअल के मेडिकल कंडीशन में या उसके पेन में इंप्रूवमेंट होता है फेक इंटरवेंशन से। इंटरवीन करना मतलब उसमें दखल देना, एक फेक दखल दिया है जिसमें आपने एक नकली दवाई दे दी, नकली दवाई इन द सेंस जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, इंस्टेड ऑफ अ रियल दवाई। तो जिसको पहले रिसर्चर ने डिसमिस कर दिया था कि ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट को एक इंट्रोडक्टरी हमें मिला कि हाँ प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कोई बात कही जा रही है। तो बी ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया। यही ऑप्शन ने हमें बताया कि बी के बाद या तो ई आएगा या तो सी आएगा। तो हम सी पढ़ते हैं। द प्लेसिबो इफेक्ट इज नॉट सोनली बेस्ड ऑन बिलीविंग इन ट्रीटमेंट, हाउएवर एज द क्लिनिकल सेटिंग इन विच ट्रीटमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड इज ऑल्सो पैरामाउंट। तो कह रहा है प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में यहां बताया कि ऐसा होता है, इसमें इंप्रूवमेंट होता है किसको? पेशेंट को। और यहां क्या कह रहा है कि पर ये जो लिखा है हाउएवर, देखो इस चीज और समझ लिया, ध्यान से समझना। ये चीज सी है सेंटेंस, ये यहां से यहां तक आपको यहाँ पे कॉमा मिला, हाउएवर लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर पूरा सेंटेंस लिखा। ये हाउएवर क्या काम कर रहा है? ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या क्या मॉडिफाई करता है? वर्ब मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है और एडवर्ब खुद ब खुद को मॉडिफाई कर लेता है। पर एक और चीज मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ये अलग से यहाँ पे लिखा है, बीच में कोई सेंस नहीं है इसका, तो ये एक्चुअली सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ लगा दिया। क्यों? However, the placebo effect is not solely based on believing in treatment, as the clinical setting in which treatments are administered is also paramount. ये केवल क्रिएटिव लिबर्टी के चक्कर में राइटर यहाँ बीच में डाल देता है कि अच्छे से बोल पाए बात को, बट चाहे यहाँ लिखा हो चाहे स्टार्टिंग में लिखा हो, बात एक है। अब जैसे ये हाउएवर मिला, ये ट्रांजिशन स्टेटमेंट है, यानी कोई एक बात कही जा रही है, उसके विपरीत कोई बात और कही जा रही है, हाउएवर, हालांकि। तो इसको हम फाइनली बोलने से पहले कि बी के बाद सी आएगा, जो कि बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ बात करी जा रही है, हम ये चेक करेंगे कोई और स्टेटमेंट भी तो नहीं है, यानी ई को भी हम पहले चेक कर ले, तभी हम श्योरिटी से आएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट्स आर नाउ स्टडीड नॉट जस्ट एज फॉइल्स फॉर रियल इंटरवेंशंस बट एज अ पोटेंशियल पोर्टल इनटू द सेल्फ हीलिंग पावर्स ऑफ द बॉडी। कह रहा है प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो केवल रियल इंटरवेंशन की तरह नहीं लिया जा रहा है, बट उसको एक पोटेंशियल पोर्टल की तरह देखा जा रहा है कि सेल्फ हीलिंग पावर जो बॉडी की होती है हम उसको एक्सप्लोर कर पाए। बी में तारीफ करी प्लेसिबो इफेक्ट की, मतलब इंट्रोडक्शन दिया,
और ई में क्या किया, उसकी तारीफ करी। अब बी के बाद ई आया, ई के बाद कुछ लगाओ तो समझ में आता है, ठीक है। बी के बाद ई लगाया, क्यों, इसकी तारीफ हो रही है। और जो हाउएवर वाला है ये कॉन्ट्रास्टिंग दे रहा है, तो पहले आप एक तरह की बात कर लोगे, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट करोगे ना। पहले ये थोड़ी ना कहोगे कि पहले हमने तारीफ कर दी फिर बुराई कर दी फिर से हम उसको तारीफ करने लग जाए, वो लॉजिकल फ्लो नहीं बनाएगा। तो यहाँ लॉजिकल फ्लो क्या है, बी के बाद ई आ रहा है। अब अगर आप चाहो तो पूरा पढ़ लो, दैट द माइंड हैज द पावर टू ट्रिगर बायोकेमिकल चेंजेस बिकॉज द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट अ गिवन ड्रग और इंटरवेंशन विल बी इफेक्टिव could empower chronic patients through the notion of our body's capacity for self healing। जैसे ही मैंने पढ़ा यहाँ पे मुझे सेल्फ हीलिंग का हिंट मिल गया, यहाँ पे हमें सेल्फ हीलिंग लिखा ही हुआ था। तो आया बी, बी के बाद आया डी, बी के बाद आया ई के बाद आया डी, हमें इतना हिंट मिल गया। अभी यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात करी, यहाँ उसको और तारीफ करी, और यहाँ पे फिर कहा कि बॉडी की सेल्फ हीलिंग के बारे में बात करी। फिर बोला कि जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशन नहीं है, उसमें डिपेंड करता है कि कैसी क्लिनिकल सेटिंग है। उसके बाद सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए आ जाएगा जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, आप इत्मीनान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हैंडल करना है। आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था, बी और ई से ही हमने आंसर निकाल लिया था, और डी से उसका लिंक निकाल के देखा कि ई के बाद ही डी आना है, उससे हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट देखें, चलो फिर हम गए ए बी ए डी, यानी या तो ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा। ज्यादा चांसेस किसके हैं, 50% चांस है कि ए से होगा, 25% चांस बी से, 25% चांस डी से। तो हम ए से पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं ए क्या कह रहा है। रिलाइंग ऑन नैरेटिव स्ट्रक्चर अलोन, इंडिजिनस सिग्निफिकेंसेस ऑफ 19th century सैंड फोक टेल्स आर हार्ड टू डिटरमिन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने के लिए पॉज कर रहे हो वीडियो को, काफी लोगों ने तो हो जाता है पॉज कर भी लिया हो पहले ही, बट मैं बता दे रहा हूँ ये बड़ा ही अटपटा सा सवाल है, बहुत ही वियर्ड सा है। मुझे नहीं लगता एसएससी पूछेगा ये सवाल, बट आप सवाल देख लो बस मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकलिटीज पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं कि कैसे टेक्निकल होकर मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, ना कि इसके ओवरऑल मीनिंग पे जाके। पूरा ये एक केवल टेक्निकल सवाल की तरह ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो रिलाइंग ऑन नैरेटिव स्ट्रक्चर अलोन, इंडिजिनस सिग्निफिकेंसेस ऑफ द 19th century सैंड फोक टेल्स आर हार्ड टू डिटरमिन। कह रहा है कि इंडिजिनस सिग्निफिकेंसेस यानी किस चीज के, फोक टेल्स के। कौन से फोक टेल्स, सैंड फोक टेल्स को निकालना मुश्किल है, यानी कि कहां से शुरू हुए, कैसे एस्टैब्लिश हुए, बेसिकली इसके सिग्निफिकेंसेस किस पे रिलाय करते हुए, नैरेटिव स्ट्रक्चर पे रिलाय करते हुए। नैरेटिव स्ट्रक्चर मतलब जो मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, इस पे रिलाय करके हम एकदम से नहीं बता सकते इसके बारे में। तो ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट सा फील होता है, महसूस होता है कि हाँ ठीक है, कोई इसमें लिंक नहीं है, कोई भी इसमें इन्फ्रेंसेस नहीं है, कोई ट्रांजिशन वर्ड्स नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती है। तो हाँ क्या किया, होल्ड पर रख दिया। बी के पास गए, यूजिंग देयर सुपरनैचुरल पोटेंसी benign shamans transcend the levels of the Zen cosmos in order to deal with social conflict and to protect material resources and enjoy a measure of respect that sets them apart from ordinary people. Using their supernatural potency, benign shamans. तो शमान्स का यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हो सकता है ये, और कहा यूजिंग देयर सुपरनैचुरल पोटेंसी, तो ये देयर जो है वो शमान्स के लिए इस्तेमाल किया गया। अब शमान्स कौन है उसके बारे में देखते हैं, क्या हमें कोई हिंट मिलती है कि नहीं, देख लेंगे। डी के पास गए, मीनिंग कैन बी एलिसिटेड एंड द टेल्स कॉन्टेक्चुअलाइज्ड बाय प्रोबिंग बीनीथ द नैरेटिव ऑफ वर्बैटिम ओरिजिनल लैंग्वेज रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्लोरिंग द कॉनोटेशंस ऑफ हाईली सिग्निफिकेंट वर्ड एंड फ्रेजेस। मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने यहाँ देखा ए में लिखा है सैंड फोक टेल्स, और डी में देखा लिखा है कि मीनिंग कैन बी एलिसिटेड। एलिसिटेड मतलब निकालना उसका, ठीक है, उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। एलिसिट करना मतलब निकालना, उसका मीनिंग निकाला जा सकता है किस चीज का, टेल्स कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। जो कहानियां हैं, टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं हम, उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना को हिंदी में क्या कहेंगे, संवाद नहीं, तो हिंदी वर्ड मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, मैं भूल गया हूं। तो उसको कॉन्टेक्स्ट हम दे सकते हैं, एक बेस दे सकते हैं हम बात करने के लिए। तो यहाँ टेल्स के बारे में और बात कर रहा है, ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट से फील हो रहा है। डी जो है, डी मुझे लग रहा है कि ये इसी के बारे में, टेल्स के बारे में और बात कर रहा है। कह रहा है कि टेल का हम सिग्निफिकेंस केवल बातों से नहीं डिराइव कर सकते, पर अगर हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे, जब हम खोजें, प्रोब करें नीचे किसी चीज के जाकर, किसके, उसके नैरेटिव को, जो बोल रहे हैं उसके नैरेटिव के अंदर और गहराई से जानेंगे, तो अब आप जान जाएंगे कि टेल्स के बारे में। तो मुझे क्या दिखता है कि ए के बाद डी आता है, तो डी ओपनिंग तो नहीं है,
ठीक है, और ये पता चल गया कि ए के बाद डी आएगा, तो देख लेता हूँ ए के बाद डी इसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, और बी में ए के बाद डी आ रहा है, और सी में ए के बाद डी आ रहा है। हाउएवर मैं अगर ध्यान से देखूं तो ए और डी एक साथ लिंक भी मुझे बनाता दिखाई दे रहा है अगर मैं पर्सनली देखूं तो। फिर पढ़ लेते हैं सी क्या कह रहा है। सेलेक्टेड टेल्स रिवील दैट दे डील विद अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। अब दे डील, कौन डील करता है देखते हैं। हो सकता है सेलेक्टेड टेल के लिए ही दे यूज कर रहा हो, बट देख लेते हैं। दे डील विद अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज सोशल इंप्लीकेशंस एंड कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड लिविंग और डेड मेलेवोलेंट शमान्स। अब यहाँ ये कह रहा है कि टेल्स रिवील करती हैं कुछ, किससे रिलेटेड है वो शमान से रिलेटेड है। क्या शमान से रिलेटेड है, तो यानी ये ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यहाँ पे शमान का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि टेल रिवील करती है कि वो लिविंग और डेड शमान के बारे में कुछ रिवील करती है। तो मुझे क्या महसूस होता है यहाँ पे कि यहाँ पे शमान का इंट्रोडक्शन से मिल रहा है, और बी वाले में जो शमान्स हैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि शमान्स जो हैं वो अपनी सुपरनैचुरल पोटेंसी से कुछ और इन्फॉर्मेशन, सान कॉस्मोस जो भी दिया हुआ है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सी के बाद बी आता मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो केवल एक ही ऑप्शन है जो सारी कंडीशन को क्वालिफाई करता है। ए के बाद डी, सी के बाद बी, सी के बाद बी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ सी के बाद बी आ रहा है, और ए और डी हम पहले ही निकाल चुके हैं कि ये साथ में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सी और बी को पढ़ने के बाद हमें एक और हिंट क्या मिली कि ए और डी एकदम सटा हुआ है, एकदम इंफॉर्मेशनल है, ए के बाद ही बी बता रहा है, तो हमने ये वाला ऑप्शन पकड़ के मार्क कर दिया। बहुत डिफिकल्ट सवाल था ये, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसको अगर सॉल्व नहीं कर पाए हो आप, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये बस मैंने डाल दिया कि देख लो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं और इनको सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं कर सकते। बट वही है ना, जब टाइम लिमिट आ जाता है तब तो फिर भाई बुद्धि सबकी खराब हो जाती है। इसलिए आप परेशान मत हो, ये सवाल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, बट जो मैंने सिखाया यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज करे उसको आप पकड़ के जरूर चलो कि अगर मान लो कभी एग्जाम में सवाल हल्का सा डिफिकल्ट नॉर्मल लेवल से आता है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें नहीं पता, बट ऑप्शन क्या कह रहा है, ए बी डी, और चांसेस क्या है डी से शुरू होने के। डी से पढ़ लेते हैं। द क्राइटेरियन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड एंड द प्रिंसिपल दैट द एंटी ट्रस्ट लॉ शुड सर्व कंज्यूमर इंटरेस्ट्स and that it should protect competition rather than individual competitors was an antitrust law introduced by named after the Chicago School। कह रहा है कि कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड था और प्रिंसिपल था एक एंटीट्रस्ट लॉ का जो कि सर्व करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और साथ ही साथ कंपटीशन को प्रोटेक्ट करता है। वो एक एंटी ट्रस्ट लॉ जो है जो इंट्रोड्यूस हुआ, और नेम किसके इंट्रोड्यूस भी हुआ किया उन्होंने, और उन्हीं के बाद उन्होंने ही नाम भी दिया, वो क्या था, शिकागो स्कूल, ठीक है। तो एक ओपनिंग सा स्टेटमेंट लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसा भी हमें कोई वैसे रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रोनाउन नहीं मिल रहा, कोई नाउन रेफरेंसेस नहीं मिल रहा, इट दिस ये सब नहीं मिल रहा जिससे हम कहें कि हमें इसके पहले कुछ लगाना चाहिए। तो मैं तो डी को होल्ड पे रखूंगा और मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ये हमारा ओपनिंग हो सकता है, ठीक है। बी के पास जाते हैं। मेनी इंडस्ट्रीज हैव कंसिस्टेंटली गेन्ड मार्केट शेयर, द लायंस शेयर without any official concern. The most successful technology companies have grown into veritable titans on the premise that they advance public interest। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पे कंपटीशन प्रोटेक्ट करने की बात कही है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने मार्केट शेयर गेन कर लिया है, यानी कि उन्होंने मार्केट में कंपटीशन को कम कर दिया है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, बट ओपनिंग से मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करो आप डी से, तो मैं इसको होल्ड पे नहीं रखूंगा। ए के पास जाते हैं। इट एडवोकेटेड अ कंजर्वेटिव अप्रोच। जैसे ही मैंने देखा इट एडवोकेटेड अ कंजर्वेटिव अप्रोच, तो मैंने कहा ये तो ओपनिंग नहीं होगा, क्योंकि क्या एडवोकेट कर रहा है कंजर्वेटिव अप्रोच, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है। पर हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। टू एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट that espouses faith in efficient markets and voices suspicion regarding the merits of judicial intervention to correct anti-competitive practices।
जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, मुझे इट का हल्का सा हिंट क्या मिलता है, इट का लिंक मुझे एंटी ट्रस्ट लॉ मिलता है, जिसका नाम शिकागो स्कूल रखा गया है। तो अगर मैं ये कहूं कि डी जो बता रहा है कि एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया और किस चीज के बाद उसका नाम रखा गया है, और फिर ये बताया गया कि वो क्या एडवोकेट करता है, वो किस चीज का प्रचार करता है, वो किस चीज के लिए फाइट करता है, तो उसको यहां बता दिया गया है कि मार्केट एफिशिएंट हो और साथ ही साथ जुडिशियल इंटरवेंशन हो जब भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस मार्केट में इस्तेमाल करी जा रही हैं। तो मैं डी के बाद ए लेके चल सकता हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो डी के बाद ए कहां कहां आ रहा है, एक ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है, सी में आ रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, और डी में नहीं आ रहा है। ठीक है, और डी वैसे भी हम हटा ही चुके हैं क्योंकि ए से शुरू तो होगा नहीं, तो हमारे पास वैसे भी तीन ही ऑप्शन बच रहे थे और इसमें डी के बाद ए आ नहीं रहे थे, इसलिए हटा दिया। तो डी हमारा श्योर हो गया कि ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब देखो, अब क्या समझना है, ये हमने पढ़ा कि कई सारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि कुछ कंपनी जो है वो लायन शेयर अब मार्केट शेयर रख ले रही है, यानी कि मार्केट शेयर का फंडा समझो। मान लो 100 कस्टमर है, टोटल 100 कस्टमर है, मेरी कोई कंपनी है, मेरे पास 10 कस्टमर है परमानेंट, तो मेरे पास 10% मार्केट शेयर हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, लायंस शेयर मतलब मैक्सिमम शेयर। अब कुछ कंपनियां ऐसी आ गई जिन्होंने 50-60 कस्टमर रख लिया 100 में, तो 50-60% शेयर हो गया। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में कंपटीशन कम हो गया ना, क्योंकि अब कम लोग फाइट कर रहे हैं तो कंज्यूमर के लिए नुकसान होता है। ठीक है, तो ये मार्केट शेयर का फंडा है। सी पढ़ लेते हैं, दैट द न्यू एंटी कॉम्पिटिटिव रिस्क posed by tech giants like Google, Facebook and Amazon necessitate new legal solution could be attributed to the dearth of enforcement actions against monopolies and the few cases challenging mergers in USA। अच्छा, मैंने यहाँ पढ़ा dearth of enforcement actions, ठीक है, और मैंने यहाँ क्या पढ़ा कि यहाँ पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है और साथ ही साथ कोई ऑफिशियल कंसर्न नहीं है किसी का। तो पहले ऑफिशियल कंसर्न नहीं होगा जिसकी वजह से कोई एनफोर्समेंट नहीं होगा, मतलब समझो पुलिस तब एक्शन लेगी ना जब उसको लगेगा कि कहीं क्राइम हो रहा है। तो पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, समझ रहे हो, पुलिस हल्की है, पुलिस नहीं काम कर रही है, ऐसा मान लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा है, ऐसा मान लो पुलिस काम नहीं करती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि क्राइम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो क्राइम कर रहे हैं उनको पता है पुलिस एक्शन नहीं लेगी। तो पहले क्या हुआ, पहले ऑफिशियल कंसर्न नहीं हुआ, ठीक है, कोई ऑफिशियल कंसर्न नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डार्थ ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन, मतलब कि डार्थ मतलब क्या है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट मोनोपोलीज। तो बी पहले आएगा फिर सी आएगा, इतना क्लियर है। अब इनफैक्ट डी ए बी सी हमें यहां डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शन ही मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, जितना सीख पाओ उतना सीख लो, जो नहीं समझ में आ रहा उसको इग्नोर कर दो। बस ये देख लो कि क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी कुछ कुछ एग्जाम्स में आते हैं, और लंबे सेंटेंस वाले क्वेश्चंस ऐसे ही कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीधा ऑप्शन के बाद आते हैं, सी बी बी ए, यानी ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ज्यादा चांस हमारा बी का होने का है, तो बी को पढ़ लेते हैं। इकोलोकेशन इन बैट्स exemplifies adaptation produced by natural selection. A function not produced by natural selection for its current use is exaptation, जिसका मतलब होता है feathers might have originally arisen in the context of selection for insulation। कुछ वर्ड आपको समझ नहीं आएगा इसमें, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इकोलोकेशन जो बैट में है वो एग्जेम्पलीफाई करता है अडेप्टेशन, कि कैसे वो अडेप्ट करते हैं, जो क्यों होता है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है। ठीक है, और ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एग्जैप्टेशन के करंट यूज से आया है, जो कहता है कि फेदर जो है ओरिजिनली आए हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन फॉर इंसुलेशन, यानी कि आप अपने आप को इंसुलेशन के लिए फेदर लेके आते हो। जैसे मान लो कुत्तों के बाल इसलिए होते हैं कि उनको ठंडी ना लगे, इंसुलेशन के लिए होता है फेदर उनका। ठीक है, यहाँ पे केवल इतना बता रहा है, एग्जैप्टेशन के बारे में बता रहा है और इकोलोकेशन के बारे में बता रहा है। तो बी पढ़ लिया हमने, सी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट कंसिस्टेंट विद एग्जैप्टेशन। अच्छा, यहाँ पे एग्जैप्टेशन को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे उसके बारे में बता रहा, उससे रिलेट किया है किसी चीज को, कि अगर स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट से कंपेयर करें जो कि एग्जैप्टेशन से कंसिस्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स, जो कि क्या होते हैं, स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आर कंटेन्ड विद इन लार्ज वंस इन मल्टीपल लेयर। कि कोई रशियन मैट्रियोश्का डॉल है उसके बारे में बताया और कहा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं किसकी तरह, इस रशियन मैट्रियोश्का डॉल की जैसा। ठीक है,
पहले यहां एग्जैप्टेशन इंट्रोड्यूस किया और फिर बताया कि इसी से कंसिस्टेंट है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना क्लियर है? यानी पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो सी ओपनिंग तो नहीं होगा। ए के पास चले जाते हैं, पहले इसको यहां काट दो। ए क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स ऑफ द सीएनएस, ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू अ नेस्टेड हायरार्किक criterion. The organization is not permanent and can change dynamically from moment to moment as they carry out a computational task. यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एलिमेंट है किस चीज का, सीएनएस का। सीएनएस क्या है हमें नहीं बताया गया है, देख लेते कहीं बताया गया कि नहीं। वो ऑर्गेनाइज है एक हायरार्किक क्राइटेरियन में, जिसका ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट नहीं है और वो डायनेमिक है और चेंज होता रहता है मोमेंट टू मोमेंट, डिपेंड करता है कौन सा कंप्यूटेशनल टास्क का फॉलो कर रहे हो। अब एक स्टेटमेंट पढ़ना बचा, उसको पढ़ भी लेते हैं। द एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट, अब देखो एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट को फिर यहाँ ले आया, एंड द रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, रशियन डॉल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट को भी ले आया। जब रशियन डॉल कॉन्सेप्ट है, एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट है, यानी इन दोनों स्टेटमेंट के बाद ही ये आएगा डी। इतना क्लियर हो रहा है कि डी जो है बी और सी के बाद ही आएगा। क्यों? क्योंकि रशियन डॉल के बारे में बात कर रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस यहाँ किया गया है। एग्जैप्टेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, इसको इंट्रोड्यूस यहाँ किया गया है। अब डी देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ऑफ लिविंग बींग्स deduced from studies on evolution of the various apparatuses in mammals can be applied for the most common complex human organ, the central nervous system, CNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है, उसका शॉर्ट फॉर्म CNS लिखा है। अब आप एकदम क्लियर बता दो, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया हुआ है अपने PQRS थ्योरी वाले वीडियो में कि जब भी आप एक पूरा नाउन लिखा, जैसे मान लो लिख दिया मैंने उदित गुप्ता, ये एक सेंटेंस है, दूसरी जगह लिखा है क्या, केवल गुप्ता। ये मान लो P में लिखा है, ये मान लो Q में लिखा है, तो पहले उदित गुप्ता लिख के आएगा या गुप्ता लिख के आएगा। तो पैराग्राफ में पहले उदित गुप्ता लिख के आएगा क्योंकि मेरे बारे में बताया, और अब जब गुप्ता लिखोगे आप या फिर उदित लिखोगे आप, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि उदित गुप्ता के बारे में बात हो रही है। वैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है और ब्रैकेट में CNS लिखा है, इसका ये मतलब है अब जब आगे कहीं CNS आएगा आगे, तो रीडर क्या समझ जाएगा कि CNS मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहले इंट्रोड्यूस करोगे शॉर्ट फॉर्म उसका, फिर आगे उसको यूज करोगे, यानी डी के बाद ए आना है। इतना तो क्लियर हो गया। तो BCD ऑप्शन बनता है, हमारे पास ऑप्शन है क्या, सीधा सीधा यही ऑप्शन है। देखा कैसे सॉल्व किया इसको। अगर मैं एग्जाम में सॉल्व करता तो मैं पढ़ता खट खट खट, स्किम करता इसको ना, देखता जब CNS लिखा तो पहले देखता कि बहुत कठिन सवाल है, जैसे देखता कठिन सवाल है तो काफी स्ट्रॉन्ग चांस है कि मैं मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ जाता, पर बाद में जरूर से आता। तो मैं देखता CNS यहाँ लिखा हुआ है, CNS यहाँ लिखा हुआ है, डी के बाद ए आना है, ए के बाद डी, डी के बाद ए के बाद डी, ए के बाद डी, लो बी पकड़ता, सॉल्व हो गया आंसर, खत्म, और कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक। अगर आपके फंडे क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जो कि मेरी कोशिश चल रही है कि आपको मैं सिखा दूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर से बता देना, सो दैट मैं उसको एड्रेस कर पाऊं। अगर मुझसे कोई गलती फिर से इस वीडियो में हो गई है, जो मैं अक्सर कभी कभी बताते बताते कर देता हूं वीडियोस में, तो मुझे वो भी बता देना, मैं उसका करेक्शन पिन कमेंट में लाके ठीक कर दूंगा। और साथ ही साथ आप इसका PDF टेलीग्राम पे रख सकते हो, इसको हार्ड वाले कैटेगरी में रखो, इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना है, बट इस वीडियो को आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो कि कल को अगर आपको कोई हार्ड प्रैक्टिस करनी है तो हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मत जाओ, मैं सजेस्ट करूंगा। मैंने जो जो एग्जिस्टिंग वैरायटी पॉसिबल हो सकता था मैं इसमें लेके आ गया हूं। इसमें आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को अपने पास रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो मुझे और नहीं लगता है कि इससे आपको हार्ड पढ़ना चाहिए। बाकी गुजारिश आपसे केवल इतनी ही है कि आप लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना मत भूलना है, लाइक कर देना। बड़ा अच्छा लगता है, देखता हूँ कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट हैं जो पक्का हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।